2011। नाम याद रखना, नाम क्या है? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इस एक्ट ने रिपील किसको किया था? इस एक्ट ने रिपील किया था छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को। अगर कहीं पर भी डिस्प्यूट टाइटल का है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी डिस्प्यूट टाइटल का है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद ये एक्ट फोर्स में कब आया था? 6 नवंबर 2012 को, 6/11/2012 को। टोटल क्या 14 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। सेक्शंस को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 1 से 5 जनरल प्रोविजन, 6 से 10 जो अथॉरिटीज, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ये सब जो चीजें पढ़ेंगे। 11 से 14 में हम अपील, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ये सब पढ़ेंगे। शेड्यूल 4 शेड्यूल है। टेनेंट की राइट का शेड्यूल 1 है, लैंडलॉर्ड की राइट का शेड्यूल 2 है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज का शेड्यूल 3 है, टेनेंट की ड्यूटीज का शेड्यूल 4 है। उसके बाद सेक्शन 2 हमने सबसे पहले चालू किया था, क्योंकि सेक्शन 1 में इतना कुछ है नहीं, देख लेंगे। सेक्शन 2 के अंदर हमने चालू किया, जिसके अंदर हमने बोला कि इस सेक्शन 2 के 14 सब सेक्शन है, विच मीन्स इसके अंदर 14 डेफिनेशन है। और डेफिनेशन का तरीका क्या है? 2 1 2 2, इस तरीके से। इस 14 डेफिनेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक पहला ग्रुप AADH, दूसरा ग्रुप LMNO, तीसरा ग्रुप आर, आर के ऊपर 4 डेफिनेशन है, फिर एस और टी का ग्रुप। ए के अंदर हमने पढ़ा एकोमोडेशन। पहला एकोमोडेशन में हमने पढ़ा कि भाई एकोमोडेशन में हर तरह की बिल्डिंग आती है, जो चाहे रेजिडेंशियल पर्पस हो, चाहे नॉन रेजिडेंशियल पर्पस हो, फैसिलिटीज, एमिनिटीज, ये सब एकोमोडेशन में इंक्लूड होता है। पर जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी जाती है लैंड, वो एकोमोडेशन में नहीं होता। एग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि भाई छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो किस राइट कैसे होना चाहिए? राइटिंग के अंदर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नॉट इंपॉर्टेंट। हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी टेनेंट अगर 12 महीने के टेन्योर के अंदर, मतलब अगर 1.2 अनदर पॉइंट उठाएं तो 12 महीने का जो पीरियड बनता है, उस 12 महीने के पीरियड में अगर वो 3 बार या उससे ज्यादा बार डिफॉल्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर की डिफॉल्ट किस चीज का? कि भाई उसने रेंट नहीं पे किया, जो भी चीजें ड्यू थी वो उसने नहीं पे की, तब हम बोलते हैं कि ये डिफॉल्टर है। उसके बाद हम आते हैं आर में रेंट। रेंट को अपने ने अभी तक इसके अंदर चलाया नहीं है। लैंडलॉर्ड के अंदर आते हैं। लैंडलॉर्ड में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि भाई लैंडलॉर्ड हम 2 तरीके से देखेंगे। एक वो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, दूसरा वो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी है। वो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी है, उस केस में हमने बोला कि वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, चाहे एज एन ओनर, चाहे एज ए गार्जियन, रिसीवर, ट्रस्टी, हम उसको क्या बोलेंगे? लैंडलॉर्ड। एजेंट जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं होता है। तो 4 लोग आते हैं, पर्सन रिसीविंग रेंट एज एन ऑनर, गार्जियन, रिसीवर या ट्रस्टी। क्या है? कहाँ गया इसके अंदर? हैबिचुअल डिफॉल्टर, 3 बार रेंट, ये रहा। पर्सन रिसीविंग रेंट एज एन ऑनर, गार्जियन, ट्रस्टी या रिसीवर, इनमें से कोई भी एक हो और रेंट रिसीव कर रहा हो। फिर अपने आते हैं म्युनिसिपल एरिया। म्युनिसिपल एरिया में हमको सिर्फ 2 एक्ट याद रखने हैं जहां पर म्युनिसिपल एरिया डिफाइंड है। वन इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, अनदर इज म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1961। उसके बाद कुछ अभी तक अपने ने अपना ज्यादा पढ़ा नहीं। किसी का कोई भी डाउट, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, फिर अपने क्लास चालू करते हैं। यस, अब स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अपने क्लास चालू करें। ज़्यादातर लोगों के एपीयू के पेपर आ रखे हैं, तो बीच में ही छत्तीसगढ़ आ गया है। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर अपने क्लास चालू करें। कुछ डाउट, कुछ भी, यस, नो, समथिंग?
चलो भाई अब आ जाते हैं अपने क्लास पे। चलो क्लास के ऊपर अगर अपने बात करें, लेक्चर 2 है अपना आज का। सेम वही पैटर्न रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो अपने ग्रीन में मार्क कर देंगे। आपको आज के क्वेश्चन शेयर किए थे, उसको एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आपको शेयर किए जाएंगे जो उस ग्रुप पे, छत्तीसगढ़ वाले ग्रुप पे, तो उसको एक बार देख लिया करो कि भाई उसका आंसर आपको आता है या नहीं आता। नहीं आता दैट मीन्स कमांड बनाने की जरूरत है। चलो भाई अब अपने आते हैं, अपने ने सेक्शन 2 के अंदर अभी तक जहां तक पढ़ा था, अपने ने सेक्शन 2 के अंदर ऑलमोस्ट हमने जो कवर कर लिया है वो अपने ने कवर कर लिया था ओल्ड एक्ट तक। मतलब कि 2-8 शुरू के 4 पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ चुके हैं। मतलब इस सेक्शन 2 के अंदर हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आगे, जिसके अंदर आता है अपना पहला ग्रुप हो गया AA DH वाला, AA DH वाला ग्रुप हो गया। फिर हमने LMNO वाला ग्रुप कर लिया। अब अपने आते हैं R वाले ग्रुप पे। कोई बता सकता है इस R वाले ग्रुप पे जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है? R वाले ग्रुप में जो वर्ड है वो क्या क्या है? अगर बिना देखे बता सको तो। कल अपने ने बात की थी कि ये कैसे याद रखना है, कैसे डेफिनेशंस याद करनी है। 4 ग्रुप में बना देना, AA DH LMNO फिर R फिर SNT। चलो आ जाओ, इसके अंदर जो आपके वर्ड आएंगे वो आएगा, एक आएगा रेंट। याद रख लेना, कैसे याद करोगे? रेंट, रेंट कंट्रोलर, फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, एंड देन इज, एक मिनट यार कहाँ गया, रिपील्ड। ये 4 आएंगे। तो सबसे पहले अपने आते हैं इसके अंदर रेंट के ऊपर। अगर हम बात करें रेंट को लेकर कि रेंट का मतलब क्या है, रेंट के अंदर सिर्फ जो ध्यान रखने वाली बात है रेंट में, सिर्फ इतना कि रेंट वर्ड डिफाइंड किस सेक्शन पे है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। रेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ है उसका सेक्शन नंबर, और कुछ भी नहीं है। रेंट का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो कंसिडरेशन पे की जा रही है, क्या है? जो कंसिडरेशन पे की जा रही है बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। अब इसमें एक बात याद रखना, कंसिडरेशन वर्ड हमारे इसमें क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल में तो डिफाइंड नहीं है, पर कंसिडरेशन वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। और क्योंकि अपने यहाँ भी आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसलिए मतलब छत्तीसगढ़ में भी आएगा, तो ध्यान रखना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंसिडरेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, मतलब थिंग जिसकी वैल्यू है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, अगर वो पे की जा रही है, विच मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, विच मीन्स अगर दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए पर्सन ये है, बी पर्सन ये है, ये ए कहता है कि भैया मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, और बी कहता है ठीक है मैं तुमको क्या दे दूंगा, मेरा घर बेच दूंगा। ये 100 रुपए भी कंसिडरेशन है, ये घर भी कंसिडरेशन है। क्यों? ए के लिए 100 रुपए वैल्यू हुए, बी के लिए घर जो है वो वैल्यू हुआ। तो कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है पैसा, नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हम कह सकते हैं कंसिडरेशन। अब यहां पर ध्यान रखना, जो रेंट होता है ना, वो टेनेंट चाहे तो पैसा पे कर रहा है, मनी, चाहे कोई भी चीज एनीथिंग ऑफ वैल्यू उसको दे रहा है, वो रेंट होगी। रेंट, टेनेंट कहता है कि भैया मैं तुम्हारे घर में किराए पर रहूंगा और तुमको हर महीने 50 किलो गेहूं दे दूंगा, वीट दे दूंगा, कंसिडरेशन है, वैलिड कंसिडरेशन है। वो कहता है मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, या फिर कहता है कि मैं
तुम्हारी प्रॉपर्टी पर बिजनेस करूंगा और मैं तुमको रेंट के तौर पर दे दूंगा, मेरा जो प्रॉफिट होगा उसका 10% कंसिडरेशन है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट कि भाई कंसिडरेशन क्या है? ये रेंट का मतलब क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाया जाए तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो। अब वो वैल्यू चाहे तो पैसा खुद हो सकता है, चाहे चाहे तो पैसा खुद हो सकता है, चाहे तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा मैं तुमको, बी को कहा मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, बी ने कहा मैं तुमको घर दे दूंगा। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 100 रुपए। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 100 रुपए। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? घर। तो यहां पर 100 रुपए भी कंसिडरेशन है, घर भी कंसिडरेशन है। बस 100 रुपए बी के लिए कंसिडरेशन है, घर ए के लिए है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, हालांकि आने के बहुत रेयर चांसेस है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि रेंट पैसा ही हो। टेनेंट लैंडलॉर्ड को कुछ भी दे रहा है फॉर हिज टेनेंसी जो एक मॉनेटरी वैल्यू का हो। मान लो गेहूं दे रहा है, उसको पैसा ही दे रहा है, ठीक है, ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियस, एग्रीमेंट जो अपने बात कर रहे हैं ना, अपने ने कल जो बात बोली रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई ये तो आपकी बात सही है कि भाई जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, एक बात, उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। इस वैलिड कंसिडरेशन को हम यहां क्या बोलते हैं? मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रेंट। रेंट और कुछ नहीं है। तो जो रेंट है वो कुछ भी हो सकता है। आप टेनेंट उसको पैसा दे रहा है, हार्ड कैश दे रहा है, उसको गेहूं दे रहा है, तो सब कुछ कंसिडरेशन है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? इस बात को लेकर कोई भी डाउट? ऑल्दो आने के चांसेस कम है, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई जब वो बात बोल रहा है ना कि भाई रेंट का मतलब क्या है? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है वो कंसिडरेशन है। तो अपने लिए जो ध्यान रखना है, एक यहां से यही पूछ सकता है वो, रेंट कंट्रोल एक्ट किस में डिफाइंड है? 2 सबसेक्शन 9। 2 सबसेक्शन 9, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेशन वाला बस ध्यान रख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ, अभी दोबारा बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, कंसिडरेशन बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कानून कहता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए ने बी को कोई कंसिडरेशन दिया होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब बेनिफिट। बेनिफिट, बी ने ए को कोई बेनिफिट दिया होना चाहिए। अगर ए बी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, सिर्फ मान लो किराए की बात करते हैं, ए ने अपना मकान किराए पे दे दिया बी को, और वैसे तो किराए पे दिया है पर कोई किराया ले ही नहीं रहा, कोई किराया ले ही नहीं रहा है वो, तो हम रेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया यहाँ पे रेंट नहीं है। वो उसको कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम रहो जब तक रहना है, जब जाना हो तब जाना, कोई किराया नहीं है, नो कंसिडरेशन, तो वहां पर रेंट नहीं है, वहां पर रेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात कि भाई कंसिडरेशन एक्चुअली में क्या होता है। कंसिडरेशन होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो बेनिफिट देता है, और ये बेनिफिट का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट। अब ये मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी तरीके से हो सकता है, विच मीन्स वो उसको पैसे दे रहा है, या तो ए बी को दे ही पैसे दे रहा है, हार्ड कैश, या फिर उसको पैसे नहीं दे रहा, वो उसको कोई प्रोडक्ट दे रहा है जो आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो ए ने बी को अपना मकान किराए पे दिया और बी को बोला, या बोला कि भाई आप मेरे को 50 किलो गेहूं दे देना हर महीने,
तो 50 किलो गेहूं को बेच के वो पैसे में कन्वर्ट कर सकता है ना, उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है ना, वो क्या वैल्यू का होगा। तो यहाँ ये होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब अगर दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या बेनिफिट दे रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो पहले वाले पर्सन को क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। तो अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी को क्या बेनिफिट दे रहा है, बी ए को क्या बेनिफिट दे रहा है, उसको कानूनी भाषा में बोला जाता है कि भैया एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू की क्या चीज दी जा रही है। ए बी को क्या वैल्यू की चीज दे रहा है, बी ए को क्या वैल्यू की चीज दे रहा है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि भाई एक रेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेंट। रेंट मीन्स कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये कंसिडरेशन क्या है, ये कहता है भी कंसिडरेशन कुछ भी जो कीमती हो, चाहे तो वो किराएदार मालिक को पैसा दे रहा है हार्ड कैश, चाहे वो उसको कुछ भी ऐसा दे रहा है जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का दूसरा नाम रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या है, रेंट। अब ये बात समझ आई। इन शॉर्ट आपके पास एग्जाम्पल आता है कि ए ने बी को अपना मकान किराए पर दिया है, और उसने इनमें एग्रीमेंट हुआ है कि भाई ए ने बी को अपना मकान किराए पे दिया, उसमें एग्रीमेंट हो रहा है कि बी कह रहा है कि भैया मैं तुमको 50 किलो गेहूं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, 50 किलो गेहूं दूंगा हर महीने। ठीक है, क्या दिक्कत है, वैलिड कंसिडरेशन है, रेंट है ये 50 किलो गेहूं जो है ये रेंट है। अगर वो उसको हार्ड कैश दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है हर महीने, ये भी रेंट है। तो 100 रुपए ना देके उसको 50 किलो गेहूं दे रहा है, उसको कोई बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है, वो सब रेंट है। अगर वो जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है, टेनेंसी के लिए, मतलब किराए के तौर पर। एक मिनट, मार्कर कहाँ गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट। रेंट के अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि रेंट डिफाइंड कहाँ है, और कुछ नहीं आता रेंट में, और कुछ भी नहीं पूछा जाता रेंट में से। अब आ जाओ अगले दो, उनमें भी बस इतना सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना। आपके सिर्फ सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं, एक रेंट कंट्रोलर, दूसरा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, तीसरा रिपील्ड। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन पहली बात तो बनता नहीं, बट फिर भी अगर बनेगा तो सेक्शन 210 रेंट कंट्रोलर कहां डिफाइंड है, 210। सेक्शन 211 रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल रिपील्ड, सेक्शन 212। पहली बात आता नहीं, बट फिर भी अगर आएगा तो इसका सिर्फ सेक्शन नंबर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसके जितने भी बातें बोली गई, जैसे रेंट कंट्रोलर की बात बोलूं मैं आपको, तो रेंट कंट्रोलर को लेकर है सेक्शन 7, वहां पर सारी मेन बातें हैं इसको लेकर। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करूं तो सेक्शन 6, बिल्कुल सारी मेन बातें वही हैं। रिपील एक्ट में हम पहले ही बात कर चुके कि इसने इसने किस एक्ट को रिपील किया है, रिपील किया है छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये एक पूछा जा सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 जो है उसने किसको रिपील किया। यहां से कोई सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी सेक्शन नंबर जरूर ध्यान रखना। इंडेक्स एक एक चीज का अच्छे से, क्योंकि इंडेक्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आ जाओ सोशल न्यूसेंस। अब आ जाओ सोशल न्यूसेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शायद पिछली बार यहां से क्वेश्चन आया था। दो, सॉरी 213, 213 पहली बात, सोशल न्यूसेंस कहाँ डिफाइंड है ये पूछा जा सकता है। अब आ जाओ आगे की बात। सोशल न्यूसेंस कुछ नहीं है, मान लो किराएदार ऐसी कोई भी हरकत करता है जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, जिससे लोकेलिटी के अंदर दिक्कत आ रही है, वो शोर शराबा कर रहा है, वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इलीगली पर्पस के लिए यूज कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, वो सोशल न्यूसेंस है। तो सिंपल सा लिख देना,
याद रख लेना, सोशल न्यूसेंस में आता नहीं है, हालांकि जो आता है वो बता दूंगा। कोई भी ऐसा एक्ट जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा हो, कोई भी ऐसा एक्ट जो टेनेंट कर रहा है, जो नेबर, जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनको दिक्कत कर रहा हो। कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा हो जो आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट जो है, उसको डिस्टर्ब कर रहा हो। शोर शराबा करना, पार्टीज, मतलब एक तो होता है एक आधी बार पार्टी करना, रोज पार्टियां करना, दैट इज सोशल न्यूसेंस, शोर शराबा। और ये एक्ट किसके द्वारा होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए बाय टेनेंट। अगर टेनेंट कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, जिससे आसपास के नेबर्स को प्रॉब्लम होती है, जिससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, दैट इज सोशल न्यूसेंस। पर हमसे जो पूछा जाता है, सोशल न्यूसेंस किस सेक्शन पे डिफाइंड है? 2-13। हमसे जो पूछा जाता है कि भाई कौन से शेड्यूल के अंदर सोशल न्यूसेंस की बात हुई है, तो सोशल न्यूसेंस के ऊपर जो बात हुई है वो हुई है शेड्यूल 4। और शेड्यूल 4 में भी याद रखना, पॉइंट नंबर 10, शेड्यूल 4 में पॉइंट नंबर 10 ये क्वेश्चन आया था कि सोशल न्यूसेंस जो है उसके बारे में कौन से शेड्यूल में बात हुई। शेड्यूल 4, अपने पॉइंट नंबर भी याद रखना, शेड्यूल 4 पॉइंट नंबर 10, सेक्शन 213 पे सोशल न्यूसेंस डिफाइंड है। सोशल न्यूसेंस कोई भी ऐसा एक्ट जो टेनेंट कर रहा है जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, जिससे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है, वो सब सोशल न्यूसेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसको लेकर कोई भी डाउट। अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, इसमें ध्यान देना, टेनेंट कौन होता है। पहली बात तो यहां पर अपने ध्यान रखेंगे जनरल सिचुएशन में, सॉरी, कि भाई नॉर्मली किराएदार कौन होता है वो देखेंगे। फिर अपने देखेंगे अगर जो किराएदार है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, फिर टेनेंट कौन माना जाएगा, ठीक है। और एक अपने आएंगे कि भाई कब पर्सन टेनेंट नहीं होगा, नो टेनेंट। अब ध्यान देना, जनरली टेनेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है या फिर जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है। इन शॉर्ट, पर्सन पेइंग रेंट एज एन ओनर, गार्जियन, ट्रस्टी, जो अपने लैंडलॉर्ड में पढ़ा था ना, वही बात यहाँ है। क्या है कि भाई रेंट टेनेंट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है। यहां भी ध्यान देखो, लैंडलॉर्ड में भी मतलब नहीं है ओनर कौन है, यहां पर भी मतलब नहीं है रह कौन रहा है, पोजेशन से मतलब नहीं है रेंट कौन पे कर रहा है, वो टेनेंट है। वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है ओन अकाउंट, मतलब खुद के लिए, या फिर पर्सन जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है। ये क्या कह रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि भाई मान लो आप किराए पर रह रहे हो और आप ही रेंट पे कर रहे हो, तो आप अपने अकाउंट पे कर रहे हो, मतलब खुद के लिए पे कर रहे हो, तो आप टेनेंट हो। दूसरा, किराए पर आप रह रहे हो, आपके फादर, आपके मदर या आपके घर वाले जो है वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है, अगर सिचुएशन ऐसी है ना, पहली सिचुएशन तो कब लगेगी कि भाई जो रेंट पे कर रहा है वो खुद के लिए रेंट पे कर रहा है, तब तो ये सिचुएशन है, पहली सिचुएशन। दूसरा क्या है कि भाई जो रेंट पे कर रहा है वो खुद के लिए रेंट नहीं पे कर रहा, वो किसी और के लिए रेंट पे कर रहा है, तो वो जिसके लिए रेंट पे कर रहा है फिर वो टेनेंट माना जाएगा। इसको लेकर कोई भी डाउट? टेनेंट कौन होगा? वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है, और अगर रेंट किसी और के लिए पे किया जा रहा है तो जिसके लिए रेंट पे किया जा रहा है वो टेनेंट होगा। वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है वो टेनेंट होगा, और अगर किसी और के लिए रेंट पे किया जा रहा है तो जिसके लिए रेंट पे कर रहा है वो होगा टेनेंट।
अभी तक कोई भी डाउट? अब आपको मैं बताऊंगा इसको याद कैसे करना है। ध्यान देना, अपने को ऐसे याद नहीं करना, सिंपल याद रखना। पहला कि भाई टेनेंट कौन होता है, हु इज ए टेनेंट। क्योंकि अपने को तो प्री के पर्पज से पढ़ना है, अपने कौन सा मेंस में लिखना है, अपने को तो कंसेप्ट क्लियर करना है। पहला आ जाओ, पहली सिचुएशन, इफ रेंट पेबल बाय पर्सन फॉर हिमसेल्फ। पहला। दूसरा सिचुएशन, रेंट पेड फॉर अनदर पर्सन। तीसरा, थोड़ा गैप देके, पर्सन इन पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, वो भी टेनेंट ही माना जाता है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। अब ध्यान देना, पहला, पहली सिचुएशन कब लगेगी कि भाई आप ही किराए पर रह रहे हो, आप ही रेंट पे कर रहे हो, तो ये है। इसमें क्या होगा कि पर्सन जो है, ये पर्सन ही रेंट पे कर रहा है और यही रह रहा है, तब तो पहली सिचुएशन, तो जो रेंट पे कर रहा है ये टेनेंट माना जाएगा, ये टेनेंट माना जाएगा। दूसरा, ये जो पर्सन है ये रेंट पे कर रहा है, रह ये पर्सन रहा है, तो अब अगर रेंट किसी और के लिए, मतलब ये पर्सन इसके लिए रेंट पे कर रहा है, तो ये टेनेंट माना जाएगा। तीसरी सिचुएशन जिसको आप टेनेंट मानोगे, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम लिया जाता है डीम्ड टेनेंट। एज पर लॉ ये टेनेंट ही माना जाएगा कि भाई किराए का पीरियड खत्म हो गया, आपने किसी को घर किराए पे दिया था, आपने दिया था घर की भाई 1 जनवरी 2025 को खाली कर देना, उसने 1 जनवरी 2025 को खाली नहीं किया, तो अगर वो पर्सन अभी भी पोजेशन में है, टेनेंसी तो खत्म हो गई, किराया तो खत्म हो गया, टेनेंसी खत्म हो गई, पीरियड एग्रीमेंट आपका खत्म हो गया, 1 जनवरी 2025 को खाली करना था, उसने खाली नहीं किया, अभी भी वो पोजेशन में है, तब भी वो पर्सन क्या माना जाएगा, टेनेंट। टेनेंट। तीन सिचुएशन में टेनेंट लगता है। पहला सिचुएशन ध्यान देना, पहला सिचुएशन, अगर जो पर्सन रेंट पे कर रहा है वही रह रहा है, वो टेनेंट होगा। दूसरा, रेंट पे कोई और कर रहा है, रह कोई और रहा है, तो ऑब्वियस जिसके लिए रेंट पे कर रहे हो, जिसका जो रह रहा है, जिसके लिए रेंट पे कर रहे हो, दूसरा। तीसरा, डीम्ड टेनेंट, विच मीन्स वो पर्सन जो अभी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन में है टेनेंसी खत्म होने के बाद, ये तीनों टेनेंट माने जाएंगे। हमसे यही क्वेश्चन या तो आएगा टेनेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है, दूसरा कौन टेनेंट है, वो इन्हीं में से पूछेगा। तीनों याद कर लेना और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना, हमको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है कि भाई वो पर्सन जो रेंट पे कर रहा है खुद के लिए, वो टेनेंट है। वो पर्सन जो किसी और के लिए रेंट पे कर रहा है, तो जिस और के लिए रेंट पे कर रहा है वो टेनेंट है। तीसरा, वो पर्सन जो अभी भी पोजेशन में है और टेनेंसी का पीरियड खत्म हो चुका है, तो अगर वो अभी भी पोजेशन में है टेनेंसी का पीरियड खत्म होने के बाद, तब भी वो टेनेंट माना जाएगा। कोई भी डाउट इसको लेकर? ये जनरल लगेगा, नॉर्मली हम क्या देखेंगे। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, ये तो हुआ जनरली कौन टेनेंट है। अब यहां ये ध्यान रख लेना, हु इज नॉट ए टेनेंट। एक चीज बार बार मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का अगर आपको बहुत इजीली प्री क्लियर करना है, चीजों को रटने पर मत जाना, सिर्फ इंडेक्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से याद, बाकी सारी कंसेप्ट के अंदर जितना भी है ना उसका कंसेप्ट क्लियर रखना, कि आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज है क्या नहीं है, चाहे आपने चीजों को अपनी ही लैंग्वेज में याद कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन प्री के में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर कर जाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। अब आ जाइए कौन टेनेंट नहीं है।
ऐसा कोई भी पर्सन या फिर मान लो ऐसा कोई भी टेनेंट जिसके लिए ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास हो चुका है, ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास हुआ है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई आपके पास ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 ये ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन ये होगा कि भाई कौन पर्सन है इन चारों में से कौन सा टेनेंट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके लिए एविक्शन का ऑर्डर पास कि भैया खाली करो, इस चीज का अगर ऑर्डर पास हो जाता है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, ध्यान देना इस एक्ट में होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास होना चाहिए और वो रेंट कंट्रोल एक्ट में पास होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि अब ये टेनेंट नहीं, टेनेंट नहीं है। इसका जो टेनेंट का टाइटल है वो खत्म हो गया। टेनेंट का टाइटल कब रहेगा? 3 सिचुएशन। पहला, जो रेंट पे कर रहा है और वही रह रहा है, वो टेनेंट कहलाएगा। जो रेंट पे कर रहा है पर किसी और के लिए पे कर रहा है, तो जिसके लिए रेंट पे कर रहा है। पर्सन जो पोजेशन में आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, वो भी मानेगा। पर अगर वो ऐसा कोई पर्सन है जिसके लिए, पर्सन या किराएदार है जिसके लिए ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास हो चुका है, वो टेनेंट नहीं माना जाएगा, उसको टेनेंट नहीं मानोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 2 चीजें आपको ये ध्यान रखना है, टेनेंट कौन है, टेनेंट कौन नहीं है, टेनेंट की डेफिनेशन क्या है। यस, कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी? फिर अपने आते हैं डेथ वाली सिचुएशन में, इन केस ऑफ डेथ। एविक्शन मतलब बाहर निकलो, किसी को बोला जाए कि भैया आप बाहर निकलो, कब्जा छोड़ो। अगर ऑर्डर आ चुका है कि कब्जा छोड़ो, प्रॉपर्टी को खाली करो, एविक्शन मतलब प्रॉपर्टी को खाली करो। अब आ जाइए, यस, अब कोई डाउट? फिर अपने आते हैं डेथ वाली सिचुएशन में। डेथ की सिचुएशन में टेनेंट कौन होगा, ये ध्यान देना। प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल पर्पज से दी है, प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल बोल दो या कमर्शियल बोल दो, कि भाई या तो प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल या फिर प्रॉपर्टी दी गई है और कमर्शियल पर्पस। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर जो मेन टेनेंट है जिसको प्रॉपर्टी किराए पे दी थी वो मर गया, तो उस केस के अंदर किराएदार कौन हो जाएगा? अब उसकी जगह पे किराएदार कौन हो जाएगा? एक मिनट, अगर मान लो उसका स्पाउस था, स्पाउस है तो स्पाउस, उसका फादर, मदर या बोल दूं पेरेंट्स, सन, डॉटर, ये सब लोग क्या हो जाएंगे? ये सब लोग हो जाएंगे टेनेंट। पर एक चीज ध्यान रखना, कब होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ दे आर residing, ordinarily residing with him। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया ऐसा है, ये एक पर्सन है, एग्जांपल देख लेना क्या है। ये कह रहा है ये एक पर्सन है, इसका नाम है ए, इसने प्रॉपर्टी किराए पे दी इस पर्सन को जिसका नाम है बी, इसको किराए पे दी। अब होता क्या है, ये बी मर जाता है। ये बी कहां रह रहा था? ये बी रह रहा था जी, छत्तीसगढ़ का रेंट है तो अपने मान लेते हैं ये बी रह रहा था जी रांची में। छत्तीसगढ़ में रांची कहां ले आया मैं, सॉरी। ये बी रह रहा था, कोई भी एक जगह ले लेते हैं, ए प्लेस, ए बी, छोड़ो। छत्तीसगढ़ की कोई जगह का नाम क्या है? रायपुर। ये रह रहा था रायपुर में। अब ये रह कैसे रहा था? ये अकेला रह रहा था, अकेला।
इसकी फैमिली इसके साथ नहीं रह रही थी, शादीशुदा है पर फैमिली रह रही थी गांव में, फैमिली इन विलेज, ये अकेला रह रहा था। यहां पर फैमिली वाले आके टेनेंट नहीं बन जाएंगे, यहां पर फैमिली वाले आके नहीं बोल सकते कि हाँ जी, कि मान लो उसकी वाइफ थी तो वाइफ आके बोल दे, या फादर मदर आके बोल दे, या बच्चे आके बोल दे अब हम टेनेंट हो जाएंगे, नहीं। अगर जिसको हमने किराए पे प्रॉपर्टी दी है वो मर जाता है तो उसके मान लो सर्वाइविंग स्पाउस या उसके माता पिता या फिर उसके क्या कहते हैं अपना बच्चे, 3 लोग, ठीक है, या तो बच्चे या वाइफ हस्बैंड मतलब स्पाउस, बच्चे या माता पिता, 3 लोग हैं, ये लोग किराएदार बन जाएंगे उसकी जगह पे अपने आप ही, एज पर लॉ ही वो ये लोग डीम्ड टेनेंट हो जाएंगे, पर ये लोग उस बंदे के साथ रह रहे होने चाहिए, उसके साथ उस जो जगह है ना वहां पर रह रहे होने चाहिए। अगर वो लोग वहां रह नहीं रहे थे तो नहीं, ऐसा भी नहीं कि विजिट करने आए हुए थे और उस दिन वो मर गया, नहीं, तब भी नहीं आप टेनेंट बनोगे, आप लोग उसके साथ रह रहे थे तब उसकी जगह आप टेनेंट बन जाओगे। इस बात को लेकर कोई भी डाउट कि भाई ये टेनेंट कैसे बनेंगे? 2 कंडीशन, अगर मेन टेनेंट मर जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके स्पाउस, उसके बच्चे किराएदार बन जाएंगे, डीम टेनेंट हो जाएंगे, अगर उनमें से कोई भी उसके साथ रह रहा था, उसी जगह पे रह रहा था। 2 पॉइंट याद रखना, कौन कौन बन जाएंगे? बन जाएंगे या तो उसके स्पाउस, फादर मदर, सन डॉटर, विच मीन्स उसके मतलब स्पाउस लिख लेना एक कैटेगरी, पेरेंट्स लिख लेना एक कैटेगरी, और बच्चे लिख लेना एक कैटेगरी। 3 ही कैटेगरी है, ब्रदर सिस्टर ये नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कई बार, वो यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई कौन बन जाएंगे, तो ध्यान रखना कौन बनेगा, सर्वाइविंग स्पाउस, सन डॉटर, मदर एंड फादर, सिर्फ 3 ही कैटेगरी है, उसका भाई बहन ये लोग नहीं बन सकते, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। कोई भी डाउट इस बात को लेकर कि अगर टेनेंट मर जाता है तब किराएदार कौन होगा? कोई भी डाउट इस बात को लेकर, फिर अपने आगे चलते हैं। स्पाउस मतलब वाइफ, स्पाउस का अपने ऐसे कर देते हैं, भाई मेल है तो उसकी वाइफ, फीमेल थी तो उसका हस्बैंड, स्पाउस मतलब ये होता है। ठीक है, स्पाउस मतलब जो लाइफ पार्टनर जिसको अपने बोल सकते हैं। फिर कोई भी नहीं बनेगा। अगर तो इन तीनों में से कोई है, मान लो जैसे इसमें हमने बी वाला एग्जांपल उठाया, बी के साथ उसके वाइफ रह रही थी तो बनेगी, पेरेंट्स रह रहे थे तो, बच्चे रह रहे थे तब, और अगर मान लो कोई है ही नहीं तब कोई भी नहीं बनेगा, और अगर सभी के सब मर गए तब भी कोई भी नहीं बनेगा। जरूरी थोड़ी किराएदार बनाना ही बनाना है, कानून ये थोड़ी कहता भी किराएदार बनाना ही बनाना है। यस, इस बात को लेकर कोई भी डाउट, टेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेनेंट आपका। टेनेंट कहाँ डिफाइंड है, टेनेंट में कौन कौन आते हैं, टेनेंट में कौन नहीं आता है, कब डीम्ड टेनेंट माना जाता है, ये कुछ एक बातें हैं।
कुछ भी हो नीतू जी, चाहे कुछ भी हो, मरा है, हमारे लिए मरा है वो, एक्सीडेंटली डेथ हो चाहे कुछ भी हो। बाकी आपका जो क्वेश्चन है आप पहले उसको क्लियर कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। फादर मदर स्पाउस चाइल्ड एक, हाँ तब भी, जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो दो तीन एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो इसके। पहला, पहली सिचुएशन, चार लोग रह रहे थे, चारों मर गए, सभी मर गए, सभी डाइड, बस किराए पे रह रहे थे, कोई नो टेनेंट, कोई भी टेनेंट नहीं रहा, कोई भी टेनेंट नहीं रहा। दूसरा, मान लो चार लोग की फैमिली थी, एक फादर रह रहा था, एक मदर, दो बच्चे। फादर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ, बच कौन गया? ये सब लोग बच गए, ये भी बच गया, ये भी बच गए। अच्छा, ये तो बच गए, ठीक है, कंडीशन में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, स्पाउस बच्चे पेरेंट्स, तीन कैटेगरी है, स्पाउस बच्चे और पेरेंट्स। ये स्पाउस हो गई, मदर और फादर और मदर तो स्पाउस हो गई ये, और दो बच्चे हो गए विच इज बच्चे। तो यहाँ पर ये लोग टेनेंट बन सकते हैं कब? कंडीशन ये होनी चाहिए अगर ये लोग उसके साथ रह रहे थे, इफ रिसाइडिंग विथ हिम। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ भाई ये लोग सभी एक साथ रह रहे थे, इफ रिसाइडिंग विद फादर। तो यहाँ कह रहा है हाँ भाई ये लोग सभी एक साथ रह रहे थे, तो ठीक है, ये लोग किराएदार बन जाएंगे, मदर और बच्चे। बट अगर ये लोग उसके साथ नहीं रह रहे थे, फादर तो रहता था, जो उसकी वाइफ थी और बच्चे थे वो गांव में रह रहे थे, उसके साथ नहीं रह रहे थे, तो फिर वो नहीं बनेगा, जो अपने बोलते हैं क्या, टेनेंट। एक मिनट, हाँ। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? लो अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, ध्यान देना ये पॉइंट अपना पूरा नहीं हुआ है, कि भाई अगर मेन टेनेंट की जिसको प्रॉपर्टी किराए पे दी थी अगर वो मर जाता है तब क्या होगा। तो अगर तो रेजिडेंशियल पर्पज से दी थी तो उसके जो स्पाउस है, जो उसके पेरेंट्स है, जो उसके बच्चे हैं, वो टेनेंट बन जाएंगे अगर वो उसके साथ रह रहे थे। सेम चीज यहाँ है, अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज पे दी थी तब भी क्या होगा, उसके स्पाउस
वाइफ या हस्बैंड, उसके पेरेंट्स या फिर उसके बच्चे, वो लोग टेनेंट बन जाएंगे अगर वो उसके साथ बिजनेस कर रहे थे। कर रहे थे, ध्यान रखना, बिजनेस उसके साथ कर रहे थे, बिजनेस संभाल रहे थे उसके साथ। ये नहीं है कि भाई वो बोले कि हाँ भाई हम तो आते थे, 2 घंटा बैठते थे और चले जाते थे। नहीं सर, अगर आप लोग उसके साथ बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस संभाल रहे थे प्रॉपर एज ए बिजनेस, ये नहीं है कि बस आते थे, दोपहर को आते थे, लंच पकड़ा के चले जाते थे, वो नहीं, कभी आ गए वैसे ही बैठ गए, नहीं। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस कर रहे थे, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ टेनेंट मानी जाएगी। बट अगर हस्बैंड ही बिजनेस कर रहा था, वाइफ का कोई लेना देना नहीं था, और वहां पर हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ टेनेंसी क्लेम नहीं कर सकती। वाइफ नहीं कह जाती कि मैं, वाइफ नहीं कह सकती कि मैं टेनेंट हो गई। अब पेरेंट्स नहीं कह सकते कि हम टेनेंट हो गए, बच्चे नहीं कह सकते कि हम टेनेंट हो गए। अगर आप उस पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे थे, संभाल रहे थे, तब आप टेनेंट हो जाओगे। यस, इस बात को लेकर कोई भी डाउट कि भाई डेथ के केस में टेनेंट कौन बनेगा, तो अगर रेजिडेंशियल पर्पस है, उस केस के अंदर टेनेंट कौन बनेगा, जो उसके स्पाउस हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके बच्चे हैं, बस ये है कि वो उसके साथ रह रहे हो। अगर कमर्शियल पर्पस है तो स्पाउस, पेरेंट्स, बच्चे, जो बस कंडीशन क्या है कि वो उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, वो उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। ये है टेनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नहीं, देखो ऐसा होता है, दो लोग हैं, बिजनेस पार्टनर है, दो लोग हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो वहां तो क्या हो जाता है, इसमें एक सिचुएशन बता देता हूं। ये एक ये है, ये एक ये है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर, हस्बैंड वाइफ नहीं, बिजनेस पार्टनर। एक मिनट यार, हेलो। एक मिनट, ठीक है। एड्रेस क्या है? यस, प्लीज मुझे 1 मिनट देना। एक्चुअली मैंने कुछ एक बुक्स मंगवाई थी तो वो आ गया है, मैं जस्ट 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? जस्ट 2 मिनट। यस, ऑडिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज को लेकर? एक बार प्लीज देख लेना, ऑडिबल है? एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडिबल है? ठीक है, अब आते हैं दोबारा, ध्यान देना। जो अपना, जो आपने क्वेश्चन पूछा भाई,
दो बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। अब यहां क्या है, डिपेंड करता है भाई दोनों बिजनेस पार्टनर से। अगर मान लो इन्होंने लैंडलॉर्ड के साथ जब एग्रीमेंट किया, तभी अगर दो टेनेंट बन गए, दोनों ने अपने आप को टेनेंट के तौर पर लिखवाया है, तब तो भैया दोनों ही टेनेंट है। अगर ये मर जाता है तो ये टेनेंट रहेगा। पर अगर लैंडलॉर्ड के साथ जब एग्रीमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल इनका नाम है, ये है ए, ये है बी, एग्रीमेंट हुआ सिर्फ ए के नाम से, तो लैंडलॉर्ड के लिए तो उसने प्रॉपर्टी किसको दी है, टेनेंट को। हमको बिजनेस से क्या लेना देना, उसने प्रॉपर्टी किसको किराए पर दी, ए को। अब अगर ए मर जाता है तो पॉइंट कौन से वाला लगेगा कि भैया ए की जगह किराएदार कौन बन सकता है, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसके स्पाउस, अगर वो उसके साथ बिजनेस कर रहे थे तो यहां ये पॉइंट लगेगा। तो भाई देखो, हमको ये नहीं देखना कि बिजनेस पार्टनर है या नहीं, नहीं, किराएदार कौन था। अगर दोनों ही किराएदार थे तो एक मर गया तो उसके भी अगर सर्वाइविंग स्पाउस हैं या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो बन सकते हैं किराएदार उसकी जगह पे। अदरवाइज फिर दूसरा किराएदार तो रहेगा ही रहेगा। और अगर किराएदार ही एक था तो उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे। ये क्लियर हुई बात, ये बात क्लियर हो गई। हालांकि अपने को इतना क्योंकि अपना प्री का लेवल है, अगर मैं बात करूं लॉ को लेकर, तो अपने सिर्फ इतना ध्यान देना। अच्छी बात है, डाउट क्लियर किया आपने, बट अपने सिर्फ इतना रखना, अपने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को लाना ही मत, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा कि भाई अगर टेनेंट था, मर गया, तो उसकी जगह पे कौन, उसका टेनेंट, उसकी जगह पे टेनेंट कौन हो सकता है, या फिर डीम्ड टेनेंट कौन हो सकता है। तो यही सब चीजें हैं। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे। अब आ जाओ रिवीजन, पहले रिवीजन पे आते हैं। देखो, टेनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टेनेंट में पहला क्वेश्चन, टेनेंट का सेक्शन नंबर, उसके बाद आगे के क्वेश्चन। टेनेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करना। जनरली टेनेंट कौन माना जाता है, कौन टेनेंट नहीं माना जाता, डेथ, अगर टेनेंट मर गया तो जनरली टेनेंट कौन माना जाता है, भैया वो पर्सन जो रेंट खुद के लिए पे कर रहा है, किसी और के लिए पे कर रहा है तो जिसके लिए रेंट पे कर रहा है, या फिर वो पर्सन जो रेंट की पोजेशन में, जो टेनेंसी की पोजेशन में है, वो पर्सन जो अभी भी पोजेशन में है आफ्टर टर्मिनेशन, वो भी एज पर लॉ टेनेंट माना जाता है। तीन लोग टेनेंट है, जिसके अंदर एक डीम्ड टेनेंट है, डीम्ड टेनेंट। अब आते हैं कौन टेनेंट नहीं माना जाता, दूसरा पार्ट। टेनेंट कौन नहीं माना जाता, वो पर्सन जिसके लिए एविक्शन का ऑर्डर पास हो गया, वो पर्सन जिसके लिए एविक्शन का ऑर्डर पास हो चुका है, वो टेनेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पार्ट। एक टेनेंट कौन, दूसरा टेनेंट कौन नहीं, तीसरा डेथ। डेथ के केस में अगर टेनेंट मर जाता है, जिसको प्रॉपर्टी किराए पर दी थी वो मर जाता है, तो अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी थी तो उसकी स्पाउस, पेरेंट्स या बच्चे, अगर वो उसके साथ रह रहे थे। कमर्शियल, उसके स्पाउस पेरेंट्स या बच्चे। कैटेगरी याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रदर सिस्टर ये नहीं माने जाएंगे, सिर्फ तीन ही कैटेगरी है, ये एक है। तो टेनेंट के अंदर से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं। अपने आगे के जो सेक्शन, मतलब सेक्शन 2 सबसे बड़ा है, सबसे, ये बोलूं अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल दो तो सेक्शन 2 है। अब अपने दो तीन छोटे मोटे सेक्शन है जो अपने चलेंगे अभी, पहले उसको पढ़ते हैं। सेक्शन 3 कि भाई ये एक्ट कब नहीं लगता है। नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन बात करता है, कौन सा सेक्शन टॉक्स अबाउट नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 कब नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 4 रेंट एग्रीमेंट की बात करता है। 5, 4 हो गया रेंट टू बी एज, मतलब रेंट कितना होगा। 5 इज रेंट एग्रीमेंट। यस, कोई भी डाउट अभी तक, फिर अपने आते हैं जो तीन सेक्शन 3, 4 एंड 5। यस, कोई भी डाउट, फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सेक्शन 3, जो ये बात करता है कि एक्ट कब नहीं लगता है। एक मिनट, हाँ। सेक्शन 3,
चाहे तो बोल दो नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, नॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। चाहे आपसे ये ऐसा हो सकता है कि प्रीमाइसेस, नहीं प्रीमाइसेस नहीं, यहाँ एकोमोडेशन वर्ड आएगा, एकोमोडेशन टू विच दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई, ये ध्यान देना। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ऐसा पूछा जाएगा भाई कौन सा सेक्शन, ये बात कौन सा सेक्शन बताता है कि किस एकोमोडेशन को ये एक्ट नहीं लगेगा। विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एकोमोडेशन टू विच दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई, सेक्शन 3। सेक्शन 3 नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की बात करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ किसको नहीं लगता है, दो, वेरी सिंपल। पहला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ने खरीद रखी है, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, सिंपल याद रखना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। उसके अलावा बोर्ड की प्रॉपर्टी, बोर्ड मतलब जो ये लोकल अथॉरिटीज होती है ना, म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी वाली जो बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इनको नहीं लगता है। एंड देन इज तीसरा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। तीसरा, ऐसी कोई भी कंपनी, कंपनी बोल दो या फिर उसका जो दूसरा लीगल नाम होता है, ऐसा कोई भी कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट का है, जो किसका है, गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार की कंपनी है वो, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो लोकल अथॉरिटी की है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी ऐसी कंपनी की है, जो कंपनी कौन सी है, सरकारी कंपनी। थर्मल पावर प्रोजेक्ट है आपका, थर्मल की सरकारी कंपनी होती है। तो जो भी सरकारी कंपनियों की है जो कंपनी, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, तो तीन तो ये हो गए। इसको लेकर अभी तक कोई भी डाउट? और चौथा याद रख लेना, एनी प्रॉपर्टी exempted by state government through notification। अब ध्यान देना, तीन तो प्रॉपर्टी है जो एग्जेम्प्टेड है ही, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड, लोकल अथॉरिटीज की प्रॉपर्टी, कंपनी जो सरकारी है, उन सब की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ गया, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और वो जो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, या लिख देते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो एग्जेम्प्टेड है बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे एग्जेम्प्ट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट? फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जो सरकार की नहीं है, सरकार की नहीं है, वो किसी एनजीओ की प्रॉपर्टी है, सरकार को लगता है कि यार ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, इस एनजीओ को ना इस टेनेंसी एक्ट में नहीं लाते हैं, किसी भी टेनेंसी एक्ट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी को कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ कोई भी मान लो प्रॉपर्टी को संभालने में या प्रॉपर्टी को किराए पे देने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को निकाल दो टेनेंसी एक्ट से, कि इस प्रॉपर्टी पे टेनेंसी एक्ट नहीं लगेगा, जो अपना छत्तीसगढ़ का एक्ट है वो नहीं लगेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगी कि इस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। किस ग्राउंड पे करेगी ये? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब अगर लगता है कि ऐसा करने से पब्लिक का बेनिफिट होगा। चार कैटेगरी जहां पे ये एक्ट नहीं लगता है, सेक्शन 3 बताता है, एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा लोकल अथॉरिटीज की प्रॉपर्टी, तीसरा जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके पास, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी, चौथा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्प्ट की गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट कब एग्जेम्प्ट करेगी? पब्लिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है किस ग्राउंड पे एग्जेम्प्ट करती है? पब्लिक इंटरेस्ट पे। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब अगर ऐसा करने से पब्लिक का बेनिफिट होगा, जैसे एक एनजीओ है, लोगों का काम करती है, पब्लिक काम करती है,
उसकी किसी प्रॉपर्टी को छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, किराए पे देने की दिक्कत आ रही है, उसको संभाल कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि भैया इस प्रॉपर्टी पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। 4 जगह जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, कुछ भी प्रॉब्लम? यस, इस टॉपिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट? अपने ने 3 सेक्शन अभी तक पढ़े हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। आप लोगों को ये सेक्शन पढ़ने हैं, इसके नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी वाला जो ग्रुप बनाया है ना, उसी में शेयर करेंगे, ताकि बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो उनको फालतू के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए अपने ये करेंगे कि जो आपको जो क्वेश्चन है वो आपके इसी ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और नोट्स वगैरह तो चलो कोई बात नहीं, अपने जो अपलोड करेंगे कोर्स में ही अपलोड कर देंगे आपके। ठीक है? यस, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ये बात समझ आई कि भाई किस किस प्रॉपर्टी को ये एक्ट नहीं लगेगा? 3 तो ठीक है, आप समझ जाओगे। चौथा, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है, और किस ग्राउंड पर एग्जेम्प्ट करेगी ये भी आपने देख लिया। आपकी छत्तीसगढ़ जीके की किताब आई है, देखते हैं कैसी किताब है। चलिए भाई, अब आपकी क्लास अपने यहाँ खत्म करते हैं। कल आपकी क्लास होगी, और कल अपने इसके ऊपर आगे पढ़ेंगे। तो अपने अब आज सेक्शन 1, 2 एंड 3 खत्म कर चुके हैं। उसके बाद अपने आगे के जो भी सेक्शन है वो अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।